नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पर। आज हम यूपी टेट के पर्यावरण संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्ज़ाम बहुत हाल में लगा हुआ है, इसलिए सिर्फ वही क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को समझाएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 प्रश्नों को लिया हुआ है, लेकिन उन 10 प्रश्नों में आपके 100 प्रश्नों को क्लियर कराने की गारंटी हमारी है। क्योंकि एग्ज़ाम पास में, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलते हुए, सभी प्रश्नों को समझते हुए हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। जहाँ ज़रूरत समझी जाएगी वहाँ पर आपको कोई ट्रिक भी बताई जाएगी, जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में उस पॉइंट को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं कि सेरीकल्चर, अब यहाँ पर एक ऑप्शन सेरीकल्चर दिया जाता है और एक ऑप्शन दिया जाता है एंटोमोलॉजी। ये दो ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से इसका आंसर तो होगा कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंटोमोलॉजी। देखिए समझेंगे कैसे। कीट क्या होता है? छोटे छोटे कीट होते हैं, इनको हम चींटी बोल सकते हैं। चींटी को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? आंट। तो आंट से एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें, सेरीकल्चर क्या होता है, तो देखिए सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर से हम ये समझेंगे, जो सेरी वर्ड को पकड़ लेते हैं, सेरी को सेरी ना पढ़ के हम बोलते हैं साड़ी। क्या बोलते हैं? साड़ी। और साड़ी किससे बनती है? रेशम से। तो रेशम के कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ध्यान रखेंगे, सेरीकल्चर और एंटोमोलॉजी में ये डिफरेंट है। अब अगर हम बात करें ये एपीकल्चर और एपीग्राफी, ये दोनों पॉइंटों की, इनमें भी अधिकतर कन्फ्यूज़न हो जाती है। देखिए, अगर हम बात करें एपीकल्चर की, तो इसको इस तरीके से समझें। देखिए, ए पी क्या पी? शहद पी। और शहद किससे बनता है? मधुमक्खी से। तो एपीकल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। वहीं अगर हम एपीग्राफी की बात करें तो इसको आप किस तरह से समझेंगे? एपीकल्चर हो गया मधुमक्खी पालन, जबकि एपीग्राफी को आप देखेंगे शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है। ये किससे है? शिलालेखों के अध्ययन से। अब ये एपीकल्चर और एपीग्राफी, इन दोनों में डिफरेंट क्लियर हो गया। अब वहीं पे अगर हम बात करें ये एंटोमोलॉजी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलते हैं इसी से संबंधित कुछ और अध्ययनों के बारे में देख लें, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। जैसे माइकोलॉजी। देखिए, माइकोलॉजी क्या होता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। वहीं अगर फाइकोलॉजी की बात करें तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवक और शैवाल के दोनों के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? ये वायु प्रदूषक, एक वायु प्रदूषक के रूप में जाना जाता है लाइकेन। तो हमारा माइकोलॉजी क्या हो जाएगा? कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। वहीं अगर हम बीटी कल्चर की बात करें तो देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है। पहले पुराने समय के लोग शराब को क्या बोलते थे? अंगूर की बेटी। शराब को क्या बोलते थे? अंगूर की बेटी। तो इससे हम ये देख लेते हैं कि बीटी यानी बेटी, बेटी यानी कि अंगूर की बेटी। तो अंगूर का खेती को हम लोग क्या बोलेंगे? बीटी कल्चर। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर। और वर्मी कल्चर, देखिए वर्मी तो वैसे भी सर्पिसर्प प्राणी सभी वर्मी में आ जाते हैं, तो इसको केचुआ एक हमारा वर्मी प्रजाति का ही एक जीव होता है, इसलिए हम क्या कह देंगे? वर्मी कल्चर यानी केचुए का पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। वहीं अगर हम साइटोलॉजी की बात करें, देखिए साइटो किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका, यानी कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी। और ओलेरी कल्चर किसको बोलते हैं? सब्जियों के अध्ययन को। सब्जी के अध्ययन को क्या बोलते हैं?
ओलेरी कल्चर। ये जितने भी कल्चर हैं ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट कल्चर ही हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से ज़रूर पुट अप कर दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? देखिए, एक तो दिया गया है अस्थिमज्जा। अब ये अस्थिमज्जा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है लाल अस्थिमज्जा और एक होती है पीली अस्थिमज्जा। अगर डीपली थोड़ा सा क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस तरह से दिया जाएगा कि लाल अस्थिमज्जा में किस चीज़ का निर्माण होता है और पीली अस्थिमज्जा में। तो देखिए, यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं की बात कर रहा है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारी लाल अस्थिमज्जा में होगा, जबकि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं WBC, उनका निर्माण हमारा पीली अस्थिमज्जा में होगा। ये वयस्कों में अस्थिमज्जा में होता है। अगर सिर्फ क्वेश्चन कर दे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है या फिर रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थिमज्जा में होता है। वहीं अगर हम बात करें भ्रूण अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं RBC, इनका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यकृत में बोल दें या फिर बोल दें प्लीहा, ऑप्शन में जो हो उसी पर टिक कर देंगे। तो भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है? यकृत या फिर प्लीहा में, जबकि वयस्कों में कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में। तो इसका विकल्प संख्या ए बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम RBC और WBC के बारे में जानकारी ले लें तो देखिए, ये जो हमारा RBC होता है, RBC, इसमें क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये ना पूछ करके ये पूछता है निम्न प्राणियों में से किस प्राणी के RBC में केंद्रक उपस्थित होता है। तो इसमें क्या कौन कौन से जीव आ जाएंगे जिनमें उपस्थित होता है? तो देखिए, उपस्थित होने वाले जीवों में आ जाएगा ऊंट, लामा और जिराफ। ये तीन प्राणी ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके RBC के केंद्रक में, RBC में केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं RBC और WBC के बारे में थोड़ी सी अधिक जानकारी ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट कर दिए जाए। देखिए, आप ध्यान रखेंगे, ये जो RBC होता है, ध्यान से आप लोग देखना, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। RBC होता है, इसमें जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या है, RBC ना दे करके अधिकतर इसके नाम को चेंज करके इंग्लिश फॉर्म में दे देता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। अब इस एरिथ्रोसाइट यानी RBC का जीवन काल क्या होता है? 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। RBC की कब्रगाह किसे बोला जाता है? अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। RBC की कब्रगाह प्लीहा या फिर स्प्लीन को कहते हैं। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। वहीं पे अगर हम बात कर लें कि RBC में जो रंग लाल होता है ये किस कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन करता है तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, न कि रक्त को लाल करना। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं जिससे जो स्टूडेंट हो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आप समझेंगे क्या, RBC का लाल होना किस पे डिपेंड करता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, क्लियर। और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि केवल ऊंट, लामा और जिराफ को छोड़ करके बाकी सभी की RBC में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, जबकि इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, ऊंट, लामा और जिराफ में। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं, ये तो हुई RBC की बात। अब बात करते हैं WBC का नाम एग्जाम में क्या लिख के आता है? ल्यूकोसाइट।
क्या लिख के आ जाता है? ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट ये क्या होता है? यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है, अब देखते हैं ये जो इसका जीवन काल है, जीवन काल इसका 2 से 4 दिन मात्र होता है। इसका मेन वर्क क्या होता है हमारे शरीर में? ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है। इसका निर्माण कहाँ हो रहा था? अस्थिमज्जा में, वो भी लाल अस्थिमज्जा में, जबकि इसका निर्माण कहाँ होगा? पीली अस्थिमज्जा में। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अगर सिर्फ ब्लड का निर्माण बोले तो अस्थिमज्जा। क्लियर? अब बात करते हैं जो हमारा ब्लड होता है उसमें WBC और RBC का अनुपात क्या होता है? तो RBC अनुपात WBC अनुपात क्या होता है? 600:1। कई बार एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में सही से रखेंगे। ये हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड संबंधित सभी क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाता है? राजस्थान। अब राजस्थान के बाद में किसका नंबर आता है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। इसके बाद महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन कर देता है कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसलिए इनके क्रम को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वहीं यहाँ पर बात क्या किया इसने? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, अच्छा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो बता दिया गया, महाराष्ट्र है। लेकिन अगर ये कहा जाए विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बड़े के बारे में बता दिया गया। अब छोटे के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे छोटा स्थान कौन सा होगा? गोवा। गोवा सबसे छोटा होगा, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं अगर हम बात करें सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। या टाइगर स्टेट किसको बोल देते थे हम? मध्य प्रदेश को। ये सभी क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या तो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये लगभग सबको क्लियर होगा। लेकिन बाकी के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी के किनारे क्या क्या स्थित है? देखिए, प्रयागराज, कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, पटना, बिजनौर, ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। जिसमें से देखिए प्रयागराज और बिजनौर को आप ध्यान से देखेंगे। बिजनौर को क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजनौर से ही गंगा प्रवेश करती हैं। वहीं अगर हम बात करें यमुना, यमुना किस नदी के किनारे है? आगरा। जो आगरा का लाल किला है, आगरा का जो लाल किला हो गया और जो आगरा की आपकी ताजमहल हो गया, ये सभी यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। गोमती की बात करें, गोमती लखनऊ, तो लखनऊ कहाँ पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। अब देखिए, जहाँ गंगा की बात हो जाती है, एग्जाम में एक आधे सवाल गंगा से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा गंगा नदी को क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए, गंगा नदी का निर्माण मुख्यतः दो नदियों से होकर के हुआ है। एक नदी है भागीरथी और दूसरी नदी है अलकनंदा। ये दोनों ही नदी कहाँ पड़ती हैं? ये दोनों ही नदी उत्तराखंड की नदियाँ हैं। ध्यान से आप देखते चलेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मन लगाकर आप देखिए। जो भागीरथी है, भागीरथी नदी, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और वहीं अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपथ हिमनद से। अब ये दोनों नदियाँ बहती हुई आती हैं और कहाँ पर? देवप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं।
देवप्रयाग। ये देवप्रयाग क्या है? अंतिम एवं पांचवा प्रयाग है। देवप्रयाग पांचवा देवप्रयाग है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इन देवप्रयागों के विषय में भी क्रम से पूछने को आता है, अभी आपको क्लियर कराएंगे क्वेश्चन के साथ साथ, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिली तो क्या बना? गंगा नदी बन गई। तो फिर बन गई गंगा नदी। अब ये गंगा नदी से प्रश्न यहाँ से ये उठा लिया जाता है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो कहाँ से प्रवेश करती हैं? हरिद्वार से। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, इसलिए सभी पॉइंटों को ध्यान से देखेंगे। हरिद्वार से जब निकलने के बाद ये यूपी में प्रवेश करती हैं, तो अभी आपको बताया हमने किस जिले से प्रवेश करती हैं? बिजनौर से। अब बिजनौर से प्रवेश करने के बाद पूरी यूपी हो गई, इसके बाद बिहार हो गया, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ से बहते हुए सीधे ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में इनका नाम गंगा को गंगा ना करके क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में पद्मा। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए बात करते हैं प्रयागों की। ये जो 5 प्रयाग हैं, पंच प्रयाग, तो ये पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो विष्णु प्रयाग है। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग, पांचवा देव प्रयाग। तो ये जो पांचवा प्रयाग देव प्रयाग है, यहीं से गंगा का निर्माण होता है। इन प्रयागों के बारे में एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण क्रम या फिर दक्षिण से उत्तर क्रम। तो देखिए, ये क्या है? सबसे उत्तरी भाग है। सबसे उत्तर में कौन सा है? विष्णु प्रयाग, सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर। इसके बाद नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। अगर आपको इस तरह से ना याद हो रहा हो तो एक छोटी सी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक? विनय करूं देव, विनय करूं देव, यानी देव मतलब भगवान, भगवान की विनय करूं, पूजा करूं, अर्चना करूं। तो देखिए, वा से क्या हो गया? विष्णु प्रयाग, ना से क्या हो गया? नंद प्रयाग, का से क्या हो गया? कर्ण प्रयाग, रू से क्या हो गया? रुद्र प्रयाग, और देव से क्या हो गया? देव प्रयाग। ये सभी पांचों प्रयाग उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लोकसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? अब देखिए, ये आयु सीमा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में लोगों से कंफ्यूजन हो जाता है। 35 होगा, 25 होगा, 30 होगा या 21 होगा, 18 होगा, इस तरीके से वो लोग मिस कर देते हैं। लेकिन आज के बाद ये आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोई भी पद हो, केंद्र का भी एक पद होता है, उसी से संबंधित राज्य का भी एक पद होता है। इसी तरह से आप समझेंगे। अब देखिए, केंद्र की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च पद प्रथम नागरिक कौन सा होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है, क्लियर, राष्ट्रपति। केंद्र में तो राष्ट्रपति हुआ, राज्य में क्या होता है? राज्यपाल। राज्यपाल। अब देखिए, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उनकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होगी? 35 वर्ष। अब इसी में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए, उपराष्ट्रपति की कितनी होगी उम्र? तो भी 35 साल। ठीक है, क्लियर। यहाँ राष्ट्रपति, वहाँ राज्यपाल। अब अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, केंद्र में क्या होता है? लोकसभा। वहीं राज्य में क्या होता है? आप लोग बताएं जल्दी से। विधानसभा। विधानसभा। तो देखिए, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु या विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु पूछे तो हमारा आंसर हमेशा होगा 25 वर्ष। यहाँ प्रश्न भी कर रहा था लोकसभा सदस्य की, तो क्या हो जाएगी? 25 वर्ष, विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए, 30 वर्ष किसका होता है? अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा। और राज्य में क्या होता है? विधान परिषद।
विधान परिषद। तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु पूछे या फिर विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु पूछे तो क्या होगा? 30 वर्ष। अब बात करते हैं 21 वर्ष क्या होता है। 21 वर्ष होता है ग्राम पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु। ग्राम पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु। और 18 वर्ष क्या होता है? 18 वर्ष होता है वोट डालने की आयु। मताधिकार की जो फिक्स आयु होती है वो क्या होती है? 8 साल। ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि हम जो कंटेंट दे रहे हैं आपको एकदम इस तरह से दे रहे हैं कि याद करने की ज़रूरत कम से कम आपको पड़े, सब कुछ यहीं पर समझा दिया जाए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग समय न गंवाते हुए सीधे बस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो देखिए रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। देखिए क्रॉस है ना, क्रॉस इस तरह से क्रॉस होता है। इस क्रॉस को अगर हम इस तरह से जोड़ दें तो क्या बन गया? 8। तो 8 मई को तो रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 1 अप्रैल को, 1 मई को क्या मनाया जाता है? श्रमिक दिवस। ध्यान रखेंगे, श्रमिक दिवस। वहीं अगर हम 31 मई की बात कर दें तो कौन सा दिवस है? तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैव विविधता दिवस। वहीं अगर हम बात कर लें 11 मई की, तो 11 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। वहीं 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च देखते हैं। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जो इम्पोर्टेंट होगा बस उसी को आप देखिए, क्या होगा? जल दिवस। वहीं 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। ये सारे दिवस जितने भी 6, 7, 8 जो कुछ भी बताए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हैं, इन सबको आप एकदम से क्लियर करके जाएंगे एग्जाम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और 7वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? तो देखिए यहाँ पर बात कर रहा है मुंबई और नासिक की, और कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा किस में होता है? बाकी सब तो क्लियर हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किस में होता है? एक तो होता है किस में? थाल घाट और भोर घाट में। इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें आंसर कौन सा होगा। तो आज के बाद ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए जब भी कभी बात करें मुंबई और नासिक की, तो मुंबई और नासिक में हम लोगों को क्या लगाना है? थाल घाट। देखिए मुंबई मतलब माँ, मुंबई से आप माँ ले लीजिए। माँ हमको खाना किस चीज़ में परोस के देती हैं? थाल में, यानी थाली में। जब मुंबई और नासिक की बात आ जाए, यानी माँ ना मतलब नहीं दे रही हैं, थाली में भोजन, तो हमेशा क्या हो जाएगा? थाल घाट। ठीक है, क्लियर। और वहीं अगर हम भोर घाट की बात करें तो भोर घाट जो दर्रा है वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। मुंबई और पुणे को। और पाल घाट किसको जोड़ता है? ये केरल को तमिलनाडु से, केरल प्लस तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं थोड़ा उनके बारे में जानकारी लेते हुए चलते हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे जोजिला दर्रा से क्या पूछा जाता है? एक तो ये पूछा जाता है कहाँ पर है, तो सीधे से बताएंगे जम्मू और कश्मीर में है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है किसको किससे जोड़ता है, तो किससे किस जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्लियर।
सिपकीला दर्रा से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। तो किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से। श्रीनगर से। अब देखिए कारकोरम दर्रा। कारकोरम दर्रा। कारकोरम दर्रा कहाँ पर है ये पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में। ये सभी इंपॉर्टेंट दर्रे हो गए। दर्रों से संबंधित कुछ आएगा तो इन्हीं में से आप आंसर को टिक कर सकते हैं, सिर्फ अपने थोड़े से विवेक का इस्तेमाल कर लें, आंसर टिक हो जाएगा, सही आंसर टिक होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पर्यावरण व पारिस्थितिकीय का जैविक घटक है। देखिए यहाँ बात कर रहा है जैविक। जैविक मतलब जीवन, यानी जो जीवित हो। जो जीवित हो। तो इनमें से अगर हम देखते हैं, हम लोग सजीव किसको बोलते हैं? वनस्पतियों को ही तो बोलते हैं। तो वनस्पति क्या हो जाएगा? जैविक घटक हो जाएगा। अच्छा, वनस्पति तो जैविक घटक हो जाएगा, तो बाकी के ये किस तरह के घटक हैं? ये बाकी के ये किस तरह के घटक हैं? ये आपके हैं भौतिक घटक। ये भौतिक घटक की श्रेणी में आ जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो देखिए इसका विकल्प संख्या तो ए सही हो जाएगा 10%, लेकिन इसके पीछे का जो फंडा है वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है वहां से भी। देखिए एक होता है लिंडमान का नियम, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। लिंडमान का नियम बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं, क्या बोल देंगे? 10% ऊर्जा का नियम। ऊर्जा का नियम। या फिर क्या बोल देंगे? 90% ऊर्जा हास्य का नियम। 90% ऊर्जा हास्य का नियम। कोई भी पूछें बात वही है। अच्छा, ये होता क्या है? ये होता ये है कि कोई भी पादप होता है या कोई भी जीव होता है, एक जीव से जब दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसका 90% ऊर्जा हाथ से यानी बेकार चली जाती है, जबकि पहुंचती कितनी है? सिर्फ 10%। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये भी ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा की ओर होता है। अगर ये यहाँ से जा रही है तो यहीं पर ही जाएगी, उल्टा इसके पास नहीं आ पाएगी। ठीक है, क्लियर? अब देखिए अगर इस पॉइंट को आप ना समझ पा रहे हो तो इस तरह से समझे। मान लीजिए एक कोई पेड़ था, इस पेड़ को किसने खाया? बकरी ने। सपोज दैट इस पेड़ के पास 100% ऊर्जा थी। अब जब ये बकरी ने इस पूरे पेड़ को खाया तो बकरी के पास कितनी ऊर्जा पहुंची? इसकी खाली 10% ही पहुंची, और 90% जो ऊर्जा हुई वो नष्ट हो गई। अब इस 10% ऊर्जा बकरी के पास आ गई इसकी। अब इस बकरी को अगर कोई शेर खा लेता है, इस बकरी को अगर कोई शेर खा लेता है, तो अब देखिए यही जो 10% है, अब ये बकरी के लिए ये कितनी हो जाएगी? यही इसका 100% है। 10% ही तो इसका 100% है। तो जब इससे ऊर्जा इसमें जाएगी, शेर में जाएगी, तो 10 का 10% जाएगी, यानी कि 10 का 10%। इसका मतलब क्या हुआ? 0 से 0 कट गए, यानी कि 1% ही ऊर्जा जाएगी। मतलब क्या हुआ? पेड़ से जब ऊर्जा गई बकरी के पास तब तो 10 गई, लेकिन इस बकरी के माध्यम से यही ऊर्जा इसके पास गई तो 1% बन गई, लेकिन गई तो यहाँ से 10%। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि 10% ऊर्जा जाती है एक जीव से दूसरे जीव में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अब ये जो अधिनियम है, अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
अब ये जितने भी ऑप्शन रखे हैं, इन ऑप्शनों को बड़ी बारीकी से छाट छाट के रखा गया है, जिससे सारे अधिनियम आपके क्लियर हो जाएं। सिर्फ पर्पस यही था हमारा कि एक क्वेश्चन देके 5, 6, 7 जितने भी अधिनियम है सारे क्लियर करा दिए जाएं। तो देखिए यहाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है, तो इसका तो विकल्प सही हो जाएगा 1986। वहीं अगर हम बात करें 1980 में कौन सा अधिनियम आया था, तो 1918 में आया था वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। वहीं 1972 में कौन सा अधिनियम आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और 1974 में क्या आया था, जल संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम। अब एक अधिनियम और बचता है, कौन सा, 1981 का। ये कौन सा अधिनियम था, ये था वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, रोकथाम अधिनियम। ये सारे अधिनियम क्लियर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है उसके लिए धन्यवाद, और आप अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दें। इस तरीके के अच्छे से अच्छे कंटेंट वाली वीडियो आपको बराबर पहुंचती रहेगी, जिससे आपके एग्ज़ाम हॉल में किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो सके। धन्यवाद।